चल। भैया आप कुछ बोल रहे थे। अच्छा भैया ही कट गए। हम्म। भैया आवाज आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ भैया आप कुछ बोल रहे थे भैया। हाँ वो लाइव स्ट्रीम करने वो गए और फिर रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। हम्म। हाँ तो आपका क्या सवाल था, मैं भूल गया। भैया फिर से बोलिए। हाँ अभी याद आ गया, आपने पूछा था ये जो हम पढ़ रहे हैं वो भूल जा रहे हैं बार बार। तो पूरी अध्ययन की प्रक्रिया को अगर देखते हैं ना तो उसमें वही बात है कि अगर उसकी परिभाषा हम देखते हैं अध्ययन की, तो अधिष्ठान की साक्षी में स्मरण पूर्वक किया गया क्रिया प्रक्रिया और प्रयास। तो उसमें स्मरण जो है उसको दिलाने के लिए या स्मरण होने के लिए बार बार जो पठन है, सूचना को पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना, और उस पुस्तकों को पढ़ने के बाद उसका जो निष्कर्ष है उस पे पहुंचना, उस अर्थ तक पहुंचना विश्लेषण पूर्वक, और अर्थ को फिर हम उस वस्तु तक, उस वास्तविकता तक पहुंच जाए, तदाकार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। ये जो यात्रा है उसकी शुरुआत है ये पठन। तो अगर पठन ठीक नहीं है या स्मरण में नहीं है, स्मृति में नहीं है, तो हम लोग फिर अर्थ तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसीलिए पठन, पढ़ने की आवश्यकता या आवश्यकता से अनिवार्यता बन जाए, अनिवार्यता से अपरिहार्यता बन जाए, कब उसके बिना चलेगा नहीं। तो ये सारी एक तीव्रता की एक यात्रा है, मतलब जर्नी है जो धीरे धीरे होगी। तो पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा हमारा क्या जिज्ञासा बनेगी, फिर और पढ़ेंगे, फिर जिज्ञासा और गहरी होती जाएगी, फिर हम लोग उसको अध्ययन पूर्वक शोध करेंगे। तो ये तीव्रता अपने आप में बढ़ती जाती है, तो फिर धीरे धीरे याद रहने लगता है, ऐसा मुझे जी लगता है। भैया। जी भैया जी। और कोई प्रश्न हो? हाँ भैया ऐसा तो पहले तो लग रहा था शब्द कठिन है। और जो बाबा जी लिखे हैं वो भी मतलब दर्शन से तो डर लग रहा था। मगर धीरे धीरे जब पठन शुरू हुआ फिर चर्चा हुई तो लगा कि बाबा जी मतलब कठिन चीज नहीं बोल रहे हैं। जो चीज जो बोल रहे हैं वो बहुत सहज है। वो फिर ध्यान बना उसका। मतलब पहले तो जो हम लोग कर रहे थे वो सोच रहे थे कि वो सही कर रहे हैं। मगर फिर ध्यान बना कि अच्छा ये तो ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए तो अतृप्ति हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है। तो जो मतलब जो भाव है उसका अर्थ जो है उसका पीछे का भाव जो है वो पकड़ में है। तो वो तो ध्यान बनता है, स्वनिरीक्षण से पता चलता है कि क्या गलती हुआ। फिर वो ध्यान बनता जाता है। फिर धीरे धीरे वो मनन से और अभ्यास भी हो रहा है। ठीक है भैया, इतना जोड़ना था। ठीक बात है भैया, एकदम सही बताया। हाँ। जी जो बताए। बोल रहे हैं जैसे रखना है वैसे हम नहीं रख पाते हैं क्योंकि अभ्यास और करना पड़ेगा रखने के लिए। बहुत अभ्यास से वो होगा। मगर जो बोल रहे हैं वो पता चल रहा है, परिवार में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो जो भी कर रहा हूँ वो व्यवहार में सही कर रहा हूँ कि नहीं, संबंध में सही कर रहा हूँ कि नहीं, वो तो पकड़ में आ रहा है। वो चीज जो मतलब 2-3 साल के बाद अभी पता चल रहा है कि मतलब सहज चीज है बहुत। अलग अलग तरीके से बताए हैं।
मगर चीज तो जो है अपने लिए जीने के लिए वो सहज वाला है। ठीक है भैया, आप जोड़िए। ठीक बात है भैया, मुझे भी वही लगता है कि अभी क्या है, हम लोगों का एक जो देखने का तरीका है ना, वो ऐसा टाइम फ्रेम में बताएं। बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि हमने जैसे वो हमारा वो भी है, क्या बोलते हैं, पुराना अभ्यास, कि हमने 2 साल लगाया तो क्या मिला। और हम लोग क्या मिला में जब ढूंढने जाते हैं ना, तो हम लोग एंड रिजल्ट चाहते हैं, मतलब जागृति हुई कि नहीं हुई, साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ। तो उसको ऐसे भी देखा जाए कि साक्षात्कार नहीं हुआ, जागृति नहीं हुई, पर क्या कुछ भी नहीं हुआ? तो कुछ भी नहीं हुआ वैसा तो नहीं होता, कुछ तो गति हमारी होती है। तो ये जो आतुरता कातुरता है ना, आकुल व्याकुल, उसको व्यवहार दर्शन में आप पढ़ोगे जब आएगा तब। तो ये सारी हमारे अंदर एक पहले से बैठी हुई है। और उसके अंदर सबसे बड़ा जो तात्विक भाग मुझे लगता है कि शरीर और जीवन को हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए। एक तो हमने शरीर के नश्वरत्व को स्वीकारा नहीं, और जीवन के अमरत्व को स्वीकारा नहीं। इसीलिए हम टाइम फ्रेम में सब चीज ढूंढते हैं। पर जागृति जो है वो तो, क्योंकि जीवन नित्य है, तो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। शरीर जो है वो सीमित है, भौतिक रासायनिक क्रिया सीमित है। अब सीमित क्रियाओं में हम असीमित को लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कैसे होगा? तो इसीलिए ये बात पे ध्यान जाना कि जीवन जागृति कार्यक्रम है वो इस शरीर यात्रा का नहीं, हर शरीर यात्रा का है। मतलब ये मुख्य कार्यक्रम है। उसके साथ फिर जागृति के साथ साथ शरीर को बनाए रखना, शरीर का पोषण करना, शरीर का संरक्षण करना, समाज गति के लिए, संबंधों के निर्वहन, ये भी आवश्यक है। इन दोनों बातों पे अगर ध्यान जाता है तो हम दोनों का सटीक मतलब सही से मूल्यांकन कर पाते हैं। नहीं तो अभी तक हो ये रहा है कि हम लोग कभी कभी शरीर को बहुत ज्यादा मूल्यांकन कर लेते हैं, अधिमूल्यन, और जीवन को कम करते हैं। उसी के साथ आप एक ये भी भाग देखोगे, जीवन को बहुत अधिमूल्यन कर लिया, शरीर को छोड़ दिया। तो दोनों में ही संतुलन नहीं है। इसीलिए ये तो सही है कि हम लोग को जीवन को मूल्य मतलब प्रमाणित करना है, और साथ साथ में शरीर को भी ऐसा रखना है कि वो जीवन को प्रमाणित करने योग्य बन पाए। तो ये सटीक मूल्यांकन लगता है। जहाँ पे भी हम कम ज्यादा करने जाएंगे ना, वहां पे हमको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। भैया जीवन और शरीर का आपने जो बताया ये तो पहले तो जैसे मैं वो आत्मा को ढूंढ रहा था, क्या आत्मा बोल रहे हैं, थोड़ा मेडिटेशन ये वो, फिर यहाँ पे आके काफी क्लियर हुआ अभी मैं कौन हूँ। और मैं और शरीर दोनों अ, दोनों अलग हैं वो पता चल रहा है। मगर भैया जीने में जब जीते हैं तो वो क्या होता है कि वो दोनों में से कोई भी नहीं रहता है। जो मुझे लगता है वो संवेदना वाला ज्यादा हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है अच्छा ये तो मैंने ऐसा ही कर लिया। शरीर सापेक्ष वाला ज्यादा हो जाता है। तो फिर ध्यान मगर बना रहता है, पहले तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता था। अभी ध्यान बनने से फिर पता चलता है अच्छा ये शरीर तो नश्वर है, तो सामान वगैरह ठीक है, शरीर को भी सुस्त रखना है इसको अच्छे से करने के लिए। अगर पूरा जो भैया जो जीवन और मैं के प्रति ध्यान जो वो जो पूरा अभी तक नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा और कैसे अभ्यास करें भैया, थोड़ा बताएं। जीवन मेरे मतलब मैं के प्रति जीवन के प्रति कैसे ध्यान बना रहे। ये ना बहुत आप जो बोल रहे हैं उसका थोड़ा मैं फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड रख देता हूँ। ये पहले से ही मतलब प्रश्न रहा है कि मैं कौन हूँ। इसको खोजने के लिए बहुत मतलब प्रयास हुए। वो चाहे आप एक अध्यात्मवाद में भी देखोगे या भौतिकवाद में भी, अल्टीमेटली ये कॉन्शियस है क्या, इसको ढूंढने के लिए बहुत ही रिसर्च प्रयास, जो भी आप नाम दे दो, सब हुआ है। तो ये बहुत ही मतलब प्रश्न ऐसा नहीं है कि आज का है, ये सालों से चला आ रहा है। तो उसका फिर उद्भव देखते हैं। तो अगर पाश्चात्य में या वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को अगर देखता हूँ, तो वहाँ पे एक तो उन्होंने पहचाना कि भाई हम जो है वो सिर्फ फिजिकल पार्ट नहीं है। फिजिकल पार्ट में उनका मतलब रुझान ज्यादा है। वो बोल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रेन में है या कहीं पे है।
और उसके बहुत सारे उन्होंने एविडेंस भी दिए कि मैं क्या हूँ। तो वो बोल रहे कि एक तो ब्रेन से सब कुछ होता है, जैसे हमारा हाथ हिलना है या जिसको कंट्रोल बोलते हैं हम लोग, शरीर का बैलेंस बोलते हैं, वो सारे ब्रेन के पार्ट से हो जाता है। पर फिर बाद में देखेंगे तो जैसे ब्रेन के आगे भी कुछ है, जैसे ब्रेन तो पशुओं में भी है। तो क्या ऐसी चीज है उसको पहचानने में, तो एक तो ये यहाँ पे आके विज्ञान रुका है कि कुछ ऐसी चीज है जो फिजिकल एंटिटी में नहीं आते, फिजिकल से परे है। पर वो क्या है उसको कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, क्या उसको जस्टिफाई अभी कर नहीं पाए। पर ये उन्होंने इंटेलिजेंस के नाम पे दिया है कॉन्शियसनेस को, वो इंटेलिजेंस को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से बना सकते हैं। तो यहाँ तक वो विज्ञान पहुंच गया है कि हम लोग एक लोहे के डब्बे में यानी कि एक रोबोट में वो चेतना को डाल सकते हैं। अब चेतना क्या है और चेतना का स्वरूप क्या है उसमें अस्पष्ट है अभी तक। इसलिए मैं क्या हूँ, ये बात वहां पे आके रुकी है और उस पर अभी बहुत सारी डिबेट चल रहे हैं। रही बात यहाँ पे अध्यात्मवाद में, तो वहाँ मैं को कैसे पहचाना, तो वहाँ मैं को ऐसे पहचाना कि अल्टीमेटली आप देखेंगे तो शरीर से भिन्न कोई वस्तु है, उसको आत्मा बोले, सोल बोले, रूह बोले, ऐसे अलग अलग नामों से पहचाना। बट एक चीज पहचान में है कि शरीर से अलग कुछ है जो ब्रेन नहीं है, माइंड भी नहीं है, वो कुछ है, चेतना है, चैतन्य है। पर वो क्या है उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ। मतलब ये पहचाना कुछ अलग है, पर एग्जैक्टली क्या है। जैसे बाबा जी बोल रहे हैं कि ये गठन पूर्ण पूर्ण परमाणु है या जीवन क्रिया है, उसमें 10 क्रिया होती है। वही 10 क्रियाएं जब मानव जो होता है वो आचरण में प्रस्तुत करता है तो 122 आचरण के रूप में प्रस्तुत होता है। ऐसा क्लियर कट नहीं पहुंच पाए। तो ये तीनों का समीक्षा, मतलब एक तरह से तुलनात्मक चीजें हैं। आप अगर देखें तो मैं कौन हूँ ऐसा में, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध वो हो गए फिलोसॉफिकल वेस्टर्न, उसमें फिलोसॉफी में उनका नाम था, फ्रेंच फिलोसोफर थे डेकार्ट। उन्होंने ऐसा तर्क दिया कि मैं हूँ कि मैं नहीं, तो उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो ये उनका तर्क है जिसपे सारी फिलोसॉफी उनको सम्मान भी किए। यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो बहुत सारी विधाओं में बोला गया है, मतलब हम एक ही है, हम दो है, पूरे परमात्मा एक है, दो है, द्वैत अद्वैत और अलग अलग सिद्धांतों पे बात हुई। पर मैं को आत्मा के रूप में पहचानना जो है ना, उसमें फिर कहीं ना कहीं एक बात आ गई कि ये कहीं ना कहीं से आया है। जैसे कि ये सुपर कॉन्शियस या ब्रह्म से आया, उसमें विलीन होगा, वहां जाके वो अटक गया। बाबा जी जो बोल रहे हैं उसमें पूरा अलग है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि गठनशील परमाणु जो है उसी में से गठन पूर्णता हुई 61 अंश का परमाणु, और वो गठन पूर्ण परमाणु वही चैतन्य है। वही चैतन्य परमाणु जो है वो जीवन है, जो शरीर के साथ रहने के बाद जीवन और शरीर ये मिलके मानव बनता है। तो ये मैं है। अब इस मैं को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ये तो बैकग्राउंड हो गया, यहाँ तक सबको स्पष्ट है। हाँ भैया, जी ये भैया। स्पष्ट है। हाँ। हाँ भैया, तो ये तो मैं तीनों का वो रख रहा हूँ, आधार रख रहा हूँ कि मैं को कैसे देखा गया अभी तक। क्योंकि अभी हाँ, तक जो देखा गया है उसका आपको आधार या एक मतलब प्लेटफॉर्म मिलेगा तो फिर हम लोग इसको अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। बाबा जी जी भैया। क्रिया को रिप में बोल रहे हैं, मतलब बाबा जी बोले पूरे अस्तित्व में सिर्फ 3 ही क्रिया है, या तो भौतिक क्रिया हो रही है, या रासायनिक हो रही है, या जीवन हो रही है। 3 ही क्रिया है, चौथी क्रिया नहीं। अब इसको हमारे अंदर कैसे पहचाने कि हम जो है वो भौतिक रासायनिक जीवन तीनों का सम्मिश्रण है। तो भौतिक रासायनिक क्रिया तो हमको सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप में दिखता है। जैसे हमारा हाथ या पैर कहीं पे भी चमड़ी पे चोट लगती है तो खून बहता है। तो भौतिक हम है, इसका प्रमाण तो हमको मिलता है। रासायनिक भी है, हम लोग जो भी खाते पीते हैं उसका रस रसायन बनता है, उसमें से खून बनता है, वो खून चोट लगने से बाहर आता है। तो हम भौतिक क्रिया भी है, रासायनिक क्रिया है जो शरीर में है, उतना तो हमको स्पष्ट होता है। अब उसके आगे अगर आगे बढ़ना है तो हमको शरीर में होने वाली क्रियाओं को पहचानना पड़ेगा। जैसे आप एक सीधा सीधा सोचिए कि आप जब खाना खाते हैं तो आप कोई निर्णय लेते हैं कि मुझे खाना पचाना है, ऐसा करते हैं कभी? नहीं। खाना अपने आप पचता है या आपको सोचना पड़ता है कि आज मैं संडे है तो खाना पचाऊं कि नहीं पचाऊं? नहीं, अपने आप पछता है। अपने आप पचता है। वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, हम क्रियाएं हैं हमारे शरीर में जो स्वचालित है।
जैसा आपको सोचना पड़ता है या अपने आप को ऐसा मतलब शरीर को बोलना पड़ता है कि अब सांस लो, अब सांस नहीं लो। पर जैसे अभी मैं बोलूंगा आपकी सांस रोक दो, तो ये निर्णय पूर्वक होगा। तो लेना जो है वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, उसमें कोई निर्णय नहीं है। पर अभी जैसे आप अपने आपको कहीं एक जगह बैठे हो, वहीं से दूसरी जगह जाना है, तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे जाना है, तो मैं उठ के जाऊं, दौड़ के जाऊं, चल के जाऊं। तो कुछ क्रियाएं ये ऐसी शरीर में हो रही जहाँ पे आपका निर्णय नहीं है, स्वचालित है। और कुछ क्रियाएं ऐसी है कि जहाँ पे आपको निर्णय लेना पड़ता है। जैसे आपको कहीं उठ के जाना है तो आपको उठना पड़ेगा, चल के जाओगे, कौन से रास्ते जाओगे, कूदते हुए जाओगे, ये पैर एक पैर पे जाओगे, ये सब निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। तो जहाँ पे निर्णय लेने की बात आती है, वहां पे कोई ऐसी एंटिटी है हमारे अंदर जो शरीर नहीं है, जो निर्णय ले रही है। तो ये जो निर्णय ले रही है ना, ये एंटिटी जो है उसी को हम जीवन कह रहे हैं। तो इसको हम सीधा सीधा पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर एक क्रिया हो रही है जो ऑटोमेटिक नहीं चलती, स्वचालित नहीं है, जिसमें हमको चलाना पड़ता है। अब ये चलाना पड़ता है बोलता है, मतलब शरीर से कोई ऊपर होगा तो ही तो वो चलाएगा। तो फिर मैं जो है वो सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर भी हूँ और शरीर के साथ कुछ अलग हूँ। उसी को हमने नाम दिया है जीवन। बाबा जी ने उसको जीवन बोला। तो जीवन है जो शरीर को चलाता है, वो निर्णय लेता है। तो इसीलिए ये जीवन और शरीर को भिन्न भिन्न रूप में पहचानने का एक अभ्यास है। तो यही फिर गहराता जाता है। पहले तो हम अपने आप को कुछ शरीर से अलग पहचानते हैं, फिर पहचानते कि वो जीवन है। उस जीवन में भी पहले तो यही आता है कि मैं जो है मन हूँ। सबसे पहला स्टेप यही है। पहले तो हो गया, सबसे पहले मैं शरीर हूँ, ये तो सबको स्वीकार होता है। फिर दूसरा स्टेप आता है, मैं शरीर से ऊपर कुछ हूँ, मैं जीवन। उसमें तीसरा स्टेप ये है कि मैं मन हूँ। अभी मन हूँ, ये यही सब सुख दुख और हमको अच्छा लगना बुरा लगना, ये सब मन में है। अब उसके ऊपर जब विचार पे ध्यान जाएगा तब पता चलेगा नहीं नहीं, मन जो है उससे ऊपर कोई है जो विश्लेषण करता है। और विश्लेषण किस रूप में करता है कि जैसे अभी आपको आम खाने का मन करेगा, कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, ये सारा विश्लेषण चलेगा। तो वृत्ति या विचार जो है वो मन से ऊपर है। तो ये आपको पता चले तो उस समय में मैं विचार हूँ, वैसे ही बढ़ते बढ़ते मैं चित्त हूँ, मैं बुद्धि हूँ। और ये सबसे ऊपर जब अनुभव की स्थिति में होते हैं तो मैं शुद्ध रूप में आत्मा हूँ। यहाँ तक पहुंचेंगे जो अनुभव दर्शन में पहली चार पांच लाइनें जो है कि मैं क्या हूँ। तो मैं जो है वो शुद्ध रूप में आत्मा हूँ, वहां तक पहुंचना जो है वो अनुभव है। अभी मैं शरीर हूँ, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो ये शरीर से आत्मा तक की यात्रा है पूरी। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर शरीर से अलग कुछ जीवन है इतना भी पहचान ले, तो भी इसके परिणाम हमको दिखने को मिल जाएंगे अपने अंदर, सीधा सीधा। ठीक लगता है? हम्म। ठीक है भैया। संतोष भाई कुछ पूछना है? नहीं भैया, बढ़िया है। वो झंझट क्या हो रहा है कि वातावरण का जो प्रभाव है ना, उससे हम लोग उससे मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। माने जीवन जो है, मन मन को तो समझता हूँ मैं कि मन बहुत कुछ है। और मन में वो सब आपने क्रियाओं को बताया और मैं कौन हूँ वो बताया। कभी कभी क्या होता है, कोई स्वस्थ आदमी भी मर जाता है तो उस समय हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अभी पिछले 1 महीने के अंदर में एक 90 साल का आदमी मरा और एक 40 साल का आदमी मर गया। वो 40 साल वाला आदमी स्वस्थ था, माने कोई उसका नशा पानी कुछ नहीं, अच्छा आदमी था, मिलनसार आदमी था, और वो मर गया। तो ये शरीर नश्वर है, ये तो समझ में आया, लेकिन इसका मृत्यु का काल भी अनिश्चित है, इधर ध्यान गया। ठीक बात है भैया, मुझे वो लगता है कि वो जो शरीर का नश्वरत है वो है, और काल जो है वो भी अनिश्चित है। अभी आप 40 साल की बात कर रहे हो, अभी बहुत सारे जो इन्फेंट्स है, बच्चे, वो माता के गर्भ में भी मर रहे हैं, और उससे आगे देखेंगे कुछ बड़े बच्चे मर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। तो ये सब के पीछे कुछ ना कोई नियम काम कर रहा है। मतलब शरीर का स्वस्थता जो है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ वो जो अपना अगर डीप में जाएंगे ना, तो एक तो है शरीर जो है नियम से चल रहा है, मतलब भौतिक रासायनिक है।
और दूसरा जीवन जो है उसका प्रभाव शरीर पे होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे अभी एक रोगों का निदान करेंगे ना, तो जिसको बोलते हैं मनोशारीरिक रोग है, मतलब मन के कारण शरीर पर प्रभाव हो रहा है। जैसे साइकोसोमेटिक डिसीज बोलते हैं उसको। लाइफस्टाइल में जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, उसमें बहुत सारा ऐसा कह रहे हैं जो रिसर्च आ रही है कि मन का जो है उसके कारण शरीर पर प्रभाव आता है। वैसे ही शरीर का प्रभाव भी मन में आता है। जैसे कोई बीमार होता है तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसीलिए जीवन और शरीर ये संयुक्त रूप में है मानव में। इन दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। इससे हमारा यही ध्यान जा रहा है। फिर मरना कोई नहीं चाहता। मरना कोई नहीं चाहता। 40 साल का आदमी बढ़िया खा पी के सोया, उसको डॉक्टर के पास लेके गए, बोले भैया इसको क्या हो गया? तो डॉक्टर बोला कि इसको साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। माने उसके अगल बगल के भी लोगों को मतलब कोई बेचैनी नहीं, कोई परेशानी नहीं। धीरे 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 वो शरीर छोड़ दिया। अभी उसको कोई छोड़ने का प्रोग्राम भी नहीं था, 2 घंटा पहले बैठ के खाया था। और इससे मतलब मन जो है मतलब बहुत दुखी हुआ। आसपास के लोगों का मन तो दुखी हुआ ही हुआ। तो ये सब घटना चल रही है, ये सब समझ में आता नहीं है। मतलब ठीक है, परमाणु से लेके और जागृति तक का यात्रा तो ठीक है, लेकिन ये मानव शरीर में जो नाना प्रकार के व्याधियां हैं, रोग है, जिसके कारण जिसको अपन नियम बोल रहे हैं कि नियम से ही शरीर छूट रहा है, तो है ऐसे ही है अभी तो। जी भैया, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि अभी जो बीमारियां बढ़ी हैं, और उसमें भी हम लोग पिछले 3-4 साल में मैं भी करीबी में बहुत देख रहा हूँ अपने आसपास। मतलब ये तो मेरे सामने घटी हुई घटना है। ये साइलेंट अटैक की बात करेंगे, मेरे ही मित्र जो है उनके बड़े भाई जर्मनी में, वो भी 40-41 के होंगे। उनका भी अभी 2 साल पहले। तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि ये जो बहुत सारी बीमारी है, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें वो लिखा था कि कैंसरस जो रोग है वो बढ़ गए। और उसमें बहुत सारा जो एक जो है कारण उसका ये है कि अभी तक जो फल सब्जियां सब जो आ रही है उसमें पेस्टिसाइड का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। तो जो जो रोग जो है उसका बढ़ने के पीछे कोई कारण है, मतलब मैं इतना ही इंगित करना चाह रहा हूँ कि अभी जो हो रहा हाँ है हाँ हाँ उसके हाँ पीछे कोई ना हाँ। कोई कारण है। कारण जैसे तो है। वो कारण से हो रहा है। अभी की जो जीवन पद्धति है, जीवन शैली, उसमें आप देखोगे ना, अभी अभी जो इंडियन मेडिकल जर्नल है उसका मैं वो पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छे से लिखा कि अभी भारत में 35 करोड़ यूथ है, कुल जनता की। उस 35 करोड़ में से कम 85% जो लोग हैं वो कोई ना कोई मनोविकार से पीड़ित है। मानसिक मेंटल हेल्थ की बात करना। अभी ये मेंटल हेल्थ हमारे वहाँ दिखती नहीं। मतलब वो ऐसा कब दिखती है जब उसका एकदम पराकाष्ठा होता है, जब आदमी सुसाइड कर ले। उससे पहले दिखता नहीं। जबकि ऐसा थोड़ा भी दिखे, जैसे गुस्सा आ जाना बार बार, एंजाइटी होना, वहां से ही उसका अगर इलाज शुरू होता है, काउंसलिंग शुरू होता है, तो वो ठीक हो पाता है। तो ये सारी समस्याएं हमारे आसपास दिख रही है। पर मुद्दा ये है कि इसका समाधान क्या है। पहले तो ये समस्याएं है तो क्यों है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि ये अभी युवाओं में ये समस्या बहुत है। मतलब ये आप ऐसा नहीं कि कहीं पेपर पढ़ोगे तो ही पता चलेगा, जैसे अपने आसपास भी देखोगे आजकल के युवाओं में आपको ये 2-3 समस्या दिखेगी। एक तो आपको ये विवाह के प्रति जो स्वीकृति है ये नहीं हो पाती। गलती से विवाह हो भी गया तो विवाह के बाद जो है एक ही बच्चा नहीं करना पहले ही। अगर विवाह कर भी लिया तो और बच्चा करना भी है तो एक ही करें। तो ये सारे अलग अलग आपको वर्जन देखने को मिलेंगे समाज में। अब उसके पीछे क्या है, कारण क्या है। परिवार हम्म। में किसी को रहना नहीं है। अब क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता है, मनमानी है। ये सब के मतलब इसके रूट कॉज में जाना पड़ेगा, ऐसा हो क्या रहा है, क्यों जी ऐसा जी। हो रहा है। मतलब एक पीढ़ी में अपने से जो पुरानी पीढ़ी है उसमें कई लोगों को जानता हूँ कि जिनका विवाह ऐसी स्थिति में हुआ है कि जहाँ पे एक दूसरे को देखा भी नहीं, और अभी हाँ हाँ 25-30 साल के बाद चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मतलब बच्चे हाँ बड़े हो हाँ। गए, उनकी शादी हो रही है। और यहाँ पे ऐसा है कि मैं मतलब जो भी यंग लोगों से मैं बात करता हूँ जो 20-25 साल के हैं, तो वो जी बोलते हैं जी।
ट्रायल करना पड़ेगा, बोले बेटा बोले 1 साल साथ में रहेंगे फिर देखेंगे। अब एक वो छोर देख के आया मैं जहाँ पे देखा भी नहीं, और एक यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो ये जो बदलाव आया 30-40 साल, इसका कारण क्या है और कैसे हुआ, और दूसरा इस समस्या को ठीक कैसे किया जाए, कैसे वो विश्वास स्थापित किया जाए। कुल में तो विश्वास की कमी है। विश्वास नहीं कि हम साथ में रह पाएंगे, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट करना है, 1 साल तक देखना है। तो ये सारी चीजें हुई है, तो उसका समाधान क्या होगा। मतलब हमारे सामने अभी भी ये बड़ी समस्याएं हैं। तो इस अगर ये समस्याएं बढ़ी ना, तो आगे जाके मानव जाति ही नहीं रहेगी, लोग शादी ही नहीं करेंगे, बच्चे नहीं होंगे, क्या होगा। तो ये विश्वास जो संबंधों में कम हुआ है, इसका कारण क्या होगा। ये सब अगर हम ठीक से पहचानेंगे ना, तो उसका समाधान भी ढूंढ पाएंगे। इसलिए परिवार व्यवस्था जो है, ये सबसे, इसको बाबा जी ने बोला है कि ये परिवार ही व्यवस्था का सबसे भ्रूण रूप, मतलब सबसे छोटा व्यवस्था का स्वरूप है। तो परिवार को कैसे देख पाए, उस परिवार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली। बाबा जी जो परिवार की बात करते, 3 पीढ़ी का परिवार, तो जी उसको हम लोग, हाँ। हाँ, कैसे ला पाए। और 3 पीढ़ी का परिवार होने के लिए विवाह एक अनिवार्यता है। विवाह भी हो, उसमें बच्चे हो, बुजुर्ग भी हो, ये परिवार हो। ये परिवार कैसे बने, और ये परिवार की मानसिकता क्यों है, उसका जवाब हम लोग तार्किक रूप से, तात्विक रूप से दे पाए, शिक्षा में दे पाए, अपने परिवार में दे पाए, अगर समाज में दे पाए, तब जाके उसकी स्वीकृति बनेगी। नहीं तो धीरे धीरे उसको छोड़ देंगे लोग। अगर, हाँ, ये सब आएगा ना भैया, तो फिर ये मानसिक जो विकार भी है वो भी कम हो जाए, वो परिवार में ही काउंसलिंग हो जाए। काउंसलिंग का अर्थ तो ये है ना कि हम एक दूसरे को सुनते हैं, और जो भी समस्या है उसको फिर एक दूसरे मिलकर सुलझाते हैं। तो परिवार ही नहीं तो आदमी जाएगा, फिर उसको पैसा दे के वो काउंसलर के पास जाना पड़ेगा। तो आज की हाँ अव्यवस्था को समझा जाए ठीक से, क्या क्या समस्या है, क्यों है, और फिर उसका निराकरण कैसे हो सकता है। तो अगर मध्यस्थ दर्शन की बात करते हैं, तो उसमें जो बातें प्रस्तावित की गई है परिवार की, उसमें उसका निराकरण सहज रूप से है, मतलब आसानी से हो जाता है, ऐसा दिखता है। हाँ भैया हाँ। ठीक। तो परिवार में जो स्वास्थ्य वाला मुद्दा है वो भी आ जाएगा, संयम वाला मुद्दा है मन का वो भी आ जाएगा। तो ये स्वास्थ्य भी जो गड़बड़ हो रहा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो क्या है, मतलब जैसे शरीर के लिए आज आप देखिए, एक नया टर्म है, आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं सेडेटरी लाइफ। सेडेटरी लाइफ का मतलब ये है कि आदमी जो दिन भर बैठा रहता है, हाँ तो उसके हाँ हाँ कारण, हाँ। हाँ, उसके कारण बहुत समस्या है। और हमारे वहाँ अभी, मतलब जैसे हम लोग अभी उस स्तर पे नहीं है भारत में, और जैसे अभी आप यूएस में, बाहर की देश में देख रहे हो, बहुत बड़ी समस्या है। जैसे ओबेसिटी, मोटापा, वहाँ की समस्या बहुत बड़ी है। बच्चे सभी वो मोटे हो रहे हैं, उससे उनको बहुत सारे रोग हो रहे हैं। अब इसके पीछे बाबा जी ने क्या दिया, बाबा जी ने दिया है श्रम और सेवा। अगर श्रम और सेवा है तो हम्म। ऐसा होगा ही नहीं। तो इसका जो तोड़ है ना, इसका ये हमारे पास है, इस दर्शन में वो सारी बातें हैं। पर अब इसको कैसे हाँ पहचाना जाए, और उसको आज के ये जो समस्या है उसको कैसे समाधानित रूप में हम लोग ले जाए, ताकि 40 में आदमी जो है स्वस्थ रहे, लंबा, मतलब कम से कम आदमी 80-90 जी पाए। हाँ तो लाइफ स्पैन जो है वो उसको करने के लिए जो 3-4 चीजें जो अभी दुनिया भी पहचान रही है, एक तो है अच्छा खाना। दूसरा, खाने के साथ वो लोग बोल रहे हैं कि एक अच्छा अपना शरीर का कुछ होना चाहिए। चाहे आप फिजिकल एक्टिविटी में कोई स्पोर्ट्स खेलो, स्विमिंग करो, या फिर आप मतलब कुछ ऐसा उत्पादन उत्पादक श्रम करो। ये तो स्पोर्ट्स हो गया। उत्पादक श्रम में जैसे कुछ आप कर रहे हो हाथ से, तो उसमें आपको खेती कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, एक तो ये हो गया। तीसरा बोल रहे कम्युनिटी, मतलब आपके पास ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए लोगों का, जैसे परिवार है, मोहल्ला है, जहाँ पे आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हो। और चौथा बोल रहा है कि आपकी लाइफ का कोई पर्पज होना चाहिए। अगर ये 3-4 चीजें हैं तो आपको लंबा जीने में, लाइफ प्लान में आपको ये मदद कर सकता है, 4 चीज। तो परिवार व्यवस्था में ये सहज रूप में हो जाता है। तो इसलिए परिवार व्यवस्था को स्थापित करना, और उस व्यवस्था में अपना, मतलब जिसको हम कह रहे हैं कि अपनी योग्यता को बढ़ाना, एक अनिवार्यता बन जाता है। उससे पहले परिवार व्यवस्था बोझ लगता है। हाँ। तो ये मुद्दे हैं सब,
इसको ठीक ठीक पहचानेंगे तो मुझे लगता है कि आज की जो समस्या है इसका समाधान है, हो सकता है। जैसे लोग पहचानेंगे वैसे हो जाए। माने जो काम कर रहा है वो काम करते करते मर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो, ये सब नासमझी है सब। हाँ ठीक भैया है इसको भैया। हाँ, मूल मुद्दा यही है कि ये समस्या क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है। उस कारण को हम लोग अगर मतलब समस्या को समाधान कर पाए तब जाके उसका हम लोग पहुंच पाएंगे कि कैसे ये हो सकता है। जब तक कारण नहीं पता है तब तक हम लोग दुखी होंगे। एक भाव आता है अपने अंदर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतनी उम्र में नहीं होना था। ये सब हमारे अंदर एक संवेदनशीलता का भाव आता ही है, और जो स्वाभाविक भी है। पर अगर हम लोग कारण जान पाए तो दूसरे किसी ऐसी व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए हम कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, अभी तो अपन अपने घर में ही नहीं सब सुने जा रहे हैं ना। माने ये बात को हम अपने घर में भी नहीं कह पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा समस्या खड़ा है। और गुस्सा इसी में आ रहा है, मतलब गुस्सा जो आ रहा है वो कहीं से आ नहीं रहा है, अपनी अयोग्यता के कारण गुस्सा आ रहा है। ठीक तो है वही भैया। उसको चैनलाइज किया जाए, मतलब अपने अंदर जो भी आ रहा है भाव उसको हम लोग चैनलाइज करें, अच्छे कोई काम में लगे। मतलब पीड़ा तो हो रही, गुस्सा यानी एक तरह की पीड़ा ही। और पीड़ा को पीड़ा के रूप में बढ़ाना है या उसको राहत के रूप में बढ़ाना है। तो एक तो राहत होगी टेम्पररी, हमने कुछ कर लिया जिससे हमारा कुछ हो गया, कहीं घूम के आ गए हमने, कहीं जैसे बच्चा रोता है तो हम लोग सबसे पहले वही करते हैं, उसको कुछ खिलौना देते हैं या बात उसको कुछ बदल देते हैं, डिस्ट्रैक्शन थियरी हम लोग करते हैं। तो उसका ध्यान हट जाता है, ध्यान हटा दिया। पर जैसे ही वापस ध्यान आएगा और वापस उसको याद आएगा क्यों रो रहा था, वापस रोने लगेगा। तो हम लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, हमारे साथ भी जो राहत है हम लोग टेम्पररी कुछ कर लेते हैं, काम चल जाता है। पर जिसको बोलते हैं जड़ से वो नहीं गया। तो जड़ से जाने के लिए उसके नियम तक पहुंचना है और फिर उसको सुलझाना है ताकि हम जड़ से उसको मिटा सकें। ठीक बात है भैया। विजय भाई, नितिन भाई ठीक है। हाँ भैया। ठीक बात है। तो कुछ और प्रश्न है आपके। भैया अभी आपने क्या कहा, एक बार फिर बोल दीजिए। हाँ मैंने ऐसा कहा कि कुछ और प्रश्न है जिस पर चर्चा करना है तो हम लोग कर अच्छा, सकते हैं। प्रश्न प्रश्न पूछा आपने, हाँ। प्रश्न या जो भी अध्ययन में आपको लगता है कि कुछ हो रहा है तो हम लोग उस पर और चर्चा कर सकते नहीं, अध्ययन में तो लगे हैं भैया हम लोग। और अध्ययन जो है, रात को ऑनलाइन आते हैं, पढ़ते हैं, पठन करते हैं। और इतना तो विश्वास होने लगा है कि मतलब सारा रास्ता इसी में मिलेगा। और ये बात ठीक है कि मतलब समय लगेगा। और जब से हम लोग लगे हैं, साल 2 साल से, तो पहले से तो स्थितियों में थोड़ा सुधार दिख भी रहा है। और रास्ता इसमें मिलेगा, ये तो ठीक है। लेकिन ये सब समस्या से मतलब जब प्रभावित होते हैं तो आप लोग के सामने इसलिए रखते हैं कि आप लोग अच्छा सॉल्यूशन देते हैं। माने कई बीमारियां जो है ये तो बाजार में तैयार करके बेचा जा रहा है, जिसमें शुगर है,
बीपी है, उसका सब वो ग्रेड कम ज्यादा कर करके आदमी को भटका के दवाई रोज खिलाया जा रहा है। तो वो दवाई भी हम लोग खा ही रहे हैं, खाना खा ही रहे हैं, सब तनाव झेल रहे हैं। वातावरण का स्थिति देख रहे हैं, समाज में जो इतना दिखावा और ये सब बढ़ रहा है, उसको अब समझ के थोड़ा शांति मिल रही है कि ठीक है, ये मतलब धीरे से ठीक होगा करके। माने पहले तो एकदम निराश, घोर निराशा में तो थे, ये बात तो तय है। कहीं कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। तो कम से कम विद्या में आने के बाद चार पांच भाई लोग मिल जाते हैं, उनके बीच में जब शेयर होती है बात को, तो वहां से कुछ अच्छा ही मिलता है। और ये मतलब आप लोग का बड़ा कृपा है। आप लोग मतलब बड़े शालीनता से देते हैं वो जवाब को। और ये सब तो ठीक है, बढ़िया है। क्या ठीक है बात कि है भैया। व्यय व्यय वाला मामला बहुत ज्यादा अनावश्यक रूप में बढ़ा हुआ है। माने जब विद्या में आने के बाद पता लगा कि अरे ये तो सब माने बहुत कुछ मतलब इतना मेहनत करते हैं, जितना आता है उसमें बहुत आराम से, बहुत ढंग से, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से गाड़ी चल जाएगी। लेकिन शादी का, मकान का, और जो सब ये अनावश्यक जिस माने उसको हम अनावश्यक अब मान रहे हैं थोड़ा सा समझने के बाद। लेकिन वो आवश्यकता के रूप में लोग खड़े कर देते हैं कि नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके बैंक में कुछ है कि नहीं, कहाँ से करोगे, क्या करोगे। मतलब इसमें जो पहले एकदम घोर निराशा होती थी कि मतलब भाई समाज का जो दिन पे दिन मूड बदल रहा है, समाज प्रदर्शन के मूड में इतना इतना खर्चा कर रहा है कि समाज का हर आदमी उसको देख देख के परेशान हो रहा है। ना तो शादी ब्याह में कोई भाव बचा है, ना घर में भाव बचा है, ना देश में भाव बचा है। मानवीयता पहले था कि आदमी तकलीफ में आ जाते थे, आज आने जाने वालों का भी काम खत्म हो गया है। तो अच्छा, ये मंदिर मस्जिद का जो मतलब रोज लोग मंदिरों में भीड़ दिख ही रही है। पहले लोग मंदिर कम जाते थे पास पड़ोस में। अच्छा, ये मोबाइल वगैरह आया है तो सब लोग अपनी अलग अलग दुनिया में चले गए हैं। हर आदमी अपने में साइलेंट हो गया है। मतलब तो घर घर को पहले धर्मशाला बोलते थे कि सब खाना खाने, अब तो कब आएंगे और कब खाएंगे इसका भी ठिकाना नहीं बन पा रहा है। जितना उपचार कर रहा है उतना बीमारी बढ़ते जा रहा है। माने हर हाथ में मोबाइल है और हर आदमी अपने में मगन है और अपने को समझदार मान ही रहा है। एक जोड़ी जूते की आवश्यकता है, घर में 20 जोड़ी जूता ला के रखा हुआ घर में। माने हम जूता के लिए हैं कि जूता हमारे लिए, यही तय नहीं हो पा रहा, रोज ही खर्चा हो रहा है। ऑनलाइन हो गया तो आपको खरीदने भी नहीं जाना है, वो डिवाइस आपको रोज बता रहा है कि इसको ऑर्डर कर दो, वो आ जाएगा घर में। ये सब भैया, कभी कभी तो ये सब बात जो है माने बेचैन कर देता है। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया लग रहा है आज। नहीं भैया, ठीक बात है। ये आप जो बोल रहे हैं, ये आज का जो स्थिति है उसको आपने वर्णन किया, ये ऐसा ही हो रहा है। हम लोग कम ज्यादा देखेंगे तो लगभग पूरे समाज में यही हो रहा है। पर मुझे तो ये लगता है इसमें, मतलब मैं वही वापस वही मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं कहीं बुजुर्गों से बात करता हूँ, तो उनका भी यही कहना है कि अब की पीढ़ी ठीक नहीं है, या इनको कोई वो समझ नहीं है, खुद की सेविंग्स नहीं कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, प्राकृतिक साधनों का भी बहुत अपव्यय कर रहे हैं। तो ये सब बातें तो हाँ, मैं, हाँ, सहमत हूँ। पर जैसे मुझे ऐसा वापस इसमें सोच वही आती है कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब अगर वो था अच्छे से, तो वो गिरा क्यों। मैं भ, मैं भैया जो बोल रहा हूँ, मेरी खुद की उम्र 63 साल की है। हाँ। और अभी तो आपके बारे में मैंने परिचय भी नहीं पूछा कि आप कौन है, क्या है, कैसे। हाँ, तो मुझे एक तो वही लगता है कि ये सब जो बातें हो रही है, जैसे अभी मुझे वही बात हो रही थी एक जगह पे, तो उन्होंने कहा कि अभी जो है ना बच्चे, मतलब अब मैं गाँव में बैठे थे, बात हो रही है, तो मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे मानसिकता कैसी, मतलब यहाँ विवाह जो है
बच्चे मतलब लड़का लड़की का विवाह होता है तो टिक जाता है, या तो उन्होंने बोला हमारे वहाँ इतनी समस्याएं नहीं, मतलब होंगे कुछ लोग जहाँ पे नहीं चल पाता, पर ओवरऑल देखेंगे तो शहरों से कम है वहाँ समस्या। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो बोले यहाँ पे जब शादी करते हैं तो बहुत सिंपल रहता है कि लड़का है भले ही थोड़ा बहुत कुछ कम कमाता हो, पर अगर उसका जमीन है ऐसा कुछ है तो शादी कर लेते हैं और चल जाता है उनका। और वहीं हाँ मैं हाँ शहरों हाँ, देख रहा हूँ तो शहरों में क्या हो रहा है कि ज्यादा पढ़ने लिखने से या जो भी कारण होगा, हाँ वो कारणों से शादियाँ टिक नहीं पा रही। तो ये दो अलग अलग डेमोग्राफिक देखने को मिलते हैं इसमें। फिर मैंने उनको पूछा कि वहाँ पे सब परिवार में साथ में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, तो बोले नहीं, ज्यादातर परिवार तो अभी भी साथ में ही रहते हैं, और शहरों में देखेंगे तो वहाँ पे ज्यादातर साथ में रहते नहीं हैं। अब इतना क्यों अलग अलग, तो मुझे वो अपने से ही वो कौतूहल हुआ कि कैसे ऐसा होगा, तो मैंने उनको और पूछा। तो उन्होंने बोला कि जो बुजुर्ग हैं ना सब, वो ही साथ में रहने की पहले से ही ऐसे वहाँ पे सबको ये स्वीकार है कि साथ में रहेंगे। फिर एक बुजुर्ग ने ऐसा भी बोला कि ये जो बच्चे हैं ना, ये तो अपने को बुढ़ापे में रखेंगे इसलिए है ना, तो ये कारण हुआ। और वहीं पे एक पास का गांव है जहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, मतलब विदेशों में है, कहीं अमेरिका में है, कहीं पे और है। और सारे बुजुर्ग जो है उनका किचन एक है, सब साथ में से खाते हैं, ये करते हैं। अब इसको क्या माना जाए, इसको हम लोग माने कि ये ठीक है, कि इसको हम मान, क्योंकि वही जो माँ बाप है उन्होंने सबको भेजा है बाहर कि यहाँ तो कुछ नहीं, बाहर जाओ पैसा कमाओ। पर अब जो बुढ़ापा आया तो वो लोग नहीं है वहाँ पे उनके साथ। और अच्छी व्यवस्था है, सब जितने भी बुजुर्ग दंपति है सब लोग साथ में मिलकर खाते हैं, सब करते हैं। तो बच्चे नहीं है, साल में एक आध बार आते हैं। अब इसको क्या माना जाए, मतलब ये एक तरह की व्यवस्था है, अव्यवस्था है। क्या लगता है आपको, ऐसी जो स्थितियां होती हैं जिसको हम माने कि ये ठीक है, कितना बढ़िया है, मतलब बच्चे बाहर से कमा रहे बेच रहे हैं, ये सब है, और यहाँ पे सब जो लोग हैं वो साथ में रहे। तो इन स्थितियों को जब हम देखने जाते हैं ना तो ऐसा पता चलता है इन सब से कि कहीं ना कहीं ये जो संबंध वाला जो मुद्दा है, या हमने जिस तरह से तीन पीढ़ी को पहचानना है कि मतलब तीनों पीढ़ी का एक दूसरे के लिए क्या पूरकता है, असल में परिवार में क्या ढांचा है, क्या पूरकताएं हैं। जैसे जो यंग पीढ़ी है वो काम करती है, उनके पास समय कम होता है, और जो बुजुर्ग पीढ़ी है उनके पास अच्छा और खासा एक जिया हुआ एक्सपीरियंस है, और जो आने वाली पीढ़ी है उनके पास समय ही समय है। तो ये तीनों में पूरकता है, ये परिवार के तीन पीढ़ी का पूरकता है, ये समझ में आता है तभी लोग उसमें जाएंगे। ये समझ में नहीं आता है तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका वैल्यू हमको स्थापित करना पड़ेगा। अभी भी देखिए ना कि जो लोग काम करते हैं शहरों में, मैं देख रहा हूँ, तो उनके बच्चों को रखने के लिए वो आया रखते हैं, ऐसा कुछ रखते हैं, पर दादा दादी नहीं। तो जो ज्वाइंट फैमिली भी अलग हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, इसके पीछे की मानसिकता में देखेंगे ना तो अभी तक परिवार स्थापित नहीं हुआ है। तो ये जब तक होगा नहीं मानसिकता में, तब तक तो ये सब चीजें चलती रहेगी। अभी एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा एक जगह पे कहीं लिखा था, मैंने पढ़ा, तो ये जो बच्चे जो होते हैं 2 ढाई साल के, उनको वो लोग ये प्ले स्कूल में डालते हैं, सब कुछ जगह डालते हैं। उन्होंने अच्छा लिखा था कि जैसे हम लोग आम लाते हैं, अभी आम की सीजन है, तो उसको कार्बाइड से पकाते हैं, मतलब जबरदस्ती। तो बोले 2.5 साल के बच्चों को भी ऐसे भेजना जो है ना कहीं पे, ये भी कार्बाइड से आम पकाने जैसा ही है। फिर मैंने ये भी सोचा कि क्यों भेजते हैं, तो अभी दोनों लोग काम करते हैं ऑफिस में, कौन रखेगा उसको, तो इसलिए 2.5 साल का हुआ तो उसको भेज देना है ताकि वो उतना 3 4 घंटे तो निकल जाए। तो ऐसी सब परिस्थितियां हमारे सामने समाज में है, मतलब समाज में परिस्थितियां बहुत अच्छी है ऐसा भी नहीं है। पर मुझे जो पॉजिटिव लगता है कि ये परिस्थितियां बदल सकती है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि इसको जो भी है उसको पैदा करने वाला भी मानव ही है, और उसको सही करने का जो ताकत है वो भी मानव में ही है। मानव 51% सही है। तो अगर इस भाग को देखा जाए, इस अच्छाई को देखा जाए, तो जो भी अव्यवस्थाएं हमारे सामने है
वो कहीं ना कहीं ठीक होने की ओर चली जाएगी। हमको समझ कर काम करना है, समझ जाएगा तो नहीं करेगा ये सब। जी भैया। तो या तो हम उनको कोई, जैसे हम लोग नियंत्रण चाहते हैं समाज में या व्यवस्थाओं में, तो नियंत्रण कैसे आता है भैया? जैसे अभी ट्रैफिक का ही उदाहरण ले लो। ट्रैफिक में क्या होता है, हमने ट्रैफिक के कुछ नियम बता दिए कि हरी लाइट होगी तो जाएगी ग्रीन सिग्नल में, रेड में नहीं जाएंगे। तो लोग ऐसे चलने लगे, उससे क्या होता है, तो सारे जो वाहन है वो नियंत्रित रहते हैं। तो नियंत्रण जो है नियम जो है नियंत्रण की पृष्ठभूमि है, मतलब उसका स्टेज है। पहले नियंत्रण को लाना है तो नियम बनाने पड़ेंगे। अभी सामाजिक नियंत्रण लाना है तो उसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे, और इस नियम को अगर सब लोग फॉलो करेंगे तो हो पाएगा। तो अभी जो अनियंत्रण हुआ है, तो नियंत्रित करने के लिए सामाजिक नियम, जो दर्शन में कहा गया है, स्वधन स्व नारी स्व पुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार, अगर ये हो जाता है तो काफी सारी समस्या तो हमारी ऐसे ही नियंत्रित हो जाएगी। पर बहुत बढ़िया भैया। ये नियम स्वीकृत कैसे होगा? तो उसके लिए हमको बाय एजुकेशन, शिक्षा से उसको सबको पहुंचाना, और सबके अंदर ये स्वीकार होना कि अगर ये नियम हम स्वीकारेंगे नहीं ना, तो जो अराजकता है, जो समस्या है, वो और बढ़ेगी। जो एक भी अभी बात। समस्या है उसको देखेंगे तो ये 3 कैटेगरी में समझ में आती है। अपराध तो ये है ना, पर धन है, पर नारी, पर पुरुष है, और पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार। तो अगर ये सारा नियंत्रित हो जाएगा तो हमारी 90% समस्या तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। हमारा काम तो अभी इतना ही बचता है, ये नियम को मतलब सब तक पहुंचाना, और सबको ये नियम स्वीकार होना। इसके लिए हम लोग क्या करें ताकि सबको ये स्वीकार हो जाए कि नहीं, हम लोग ये नियम से चलेंगे। अभी जो नियम है वो भय से या प्रलोभन से चलते हैं। जैसे ट्रैफिक में क्या है कि वो लोग फाइन लेते हैं अगर आपका, वो आपने ट्रैफिक का रूल तोड़ दिया तो डर से लोग जो है वो चलते हैं। पर कल अगर वो ऐसा बोल दे हम लोग फाइन नहीं काटेंगे, फिर देखो कितने लोग जाते हैं। तो स्वयं से नियंत्रित जो होना है वो अभी तक हुआ नहीं, और स्वयं से नियंत्रित होने के लिए समझदारी की आवश्यकता है। तो ये समझदारी सब में पैदा होगी तो हम लोग होंगे। अब ये मुद्दा फिर वापस आएगा, ये कब पैदा होगी? तब तक क्या हम लोग जेलें या क्या करें? तो दृढ़ता ही मुझे लगता है कि उसका उपाय है। मतलब अगर सभी आदमी समझदार होंगे ना तो हमारा काम जो है वो आसान होगा। ये परंपरा में चलता रहेगा। किसी एक व्यक्ति का समझदार होना जो है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए परिवार में भी अगर हम समझदार होते हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी को समझदार बनाएं। तो ये चेन है, चलता रहेगा पूरा। तब तक हमारे अंदर धीरता वीरता उदारता बनी रहे। अगर ये हमारे अंदर आ गया तो हमारा तो मानवीयता में परिमार्जन हो जाएगा। ये हमारे लिए भी उपकार है कि आसपास की परिस्थिति जो ऐसी है, तो इसके लिए हमको उत्साह और प्रेरणा भी मिलेगी, नहीं हमको ठीक करना है। और उसके लिए मुझे भी खुद को भी ठीक होना है, और आसपास भी सब ठीक है। अगर मैं ठीक होता हूँ तो ही लोग मुझे पूछेंगे कैसे ठीक हुए। तो प्रमाण के रूप में अपने को लगाना है, ये उत्साह बनता है कि भाई। वो ट्रैफिक वाला बात आप अच्छा बताए। वो समझ में आया कि वो ट्रैफिक का एक बत्ती दिखा के नियंत्रण कर लेते हैं गाड़ियों का, और उसमें जुर्माना लगेगा करके कोई उसको जंप नहीं करता। और जुर्माना हटा दिया जाए तो फिर वो बत्ती को कोई ध्यान देगा ही नहीं। नियम, नियंत्रण और संतुलन, बढ़िया जोड़े भैया। वो स्वधन स्वनारी दयापुर कार्य व्यवहार जो है, ये बढ़िया बताया आप। बहुत बढ़िया बताया। बहुत बढ़िया बताया। जी भैया धन्यवाद। और कुछ प्रश्न हो तो हम लोग चर्चा करते हैं। नहीं तो प्रश्न तो हम लोग क्या बना पाएंगे। आप जो है हम लोग को खुद ही कुछ समझाओ अपने मन से। माने प्रश्न तो हम लोग का प्रश्न यही है कि हमारा कोई नहीं सुना तो गुस्सा आता है। हम जब बाजार में काम करते रहते हैं तो चाहते हैं कि हमारा चले। वो हमारे से छोटा जूनियर है, वो हमारे से बड़ा सीनियर है। सीनियर सीनियर का दबाव हम पे है, हमारा दबाव नीचे वाला है, ये स्वीकार होता ही नहीं है कहीं से।
और इसी से लेके हम लोग सवेरे से शाम तक का और 60 साल तक का जूझते रह गए। और हर मजबूरी वश ही सब काम चल रहा है, अपना समझ कहीं नहीं है। मजबूरी है तो सब काम करते हैं, मजबूरी नहीं है तो कुछ सोच ही नहीं पाते, फिर वो मनोरंजन में चल देते हैं, का सिनेमा देख लें, कुछ कर लें। तो जब से विद्या आया है तब से तो थोड़ा राहत मिला है कि भाई नहीं, ये बात जो है ऐसे बनेगा नहीं, इसको, इसमें लगे रहो। और एक हमारे दिनेश भाई राठौर हैं, वो उन्होंने तो कहा कि विद्या में खूंटा गाड़े रहो, समझ में आएगा नहीं आए तुम लगे रहो इसके पीछे। तो हम लोग लगे हैं इसके पीछे कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उम्र भी तो उतना नहीं है, माने जीवन मृत्यु का क्या मतलब कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें आप लोग जो जोड़ रहे हो, विद्या आ गया है और इसको आदमी ही ठीक करेगा तो आदमी ही इसको ठीक करेगा। ये बात आपका वो समझ में आए, बात बात समझ में आए तो फिर आदमी उसमें से रास्ता निकाल लेता है। अभी तक तो जिस भंवर जाल में हम लोग डूबे थे वो निराशा ही निराशा था। और कभी कभी लगता था कि जन्म क्यों हो गया हम लोग का, दुख भोगने। अच्छा, हमारे सब गुरु लोग बोलते हैं तुम्हारा ये ग्रह ठीक नहीं है, तुम्हारा वो ग्रह ठीक नहीं है। तो ग्रह के मामले में भी परेशान रहे कि कौन सा ग्रह ठीक करे, तब तक एक को ठीक करो तब तक दूसरा बिगड़ जाता है। वो शनि जो है पूरा जीवन भर छोड़ता ही नहीं है। हाँ भैया, बढ़िया जोड़ा। लोग कभी डराते ही रहते हैं। हाँ। कभी अड़ैया चल रहा है। अच्छा, बोले इस जन्म का नहीं, तुम्हारे पिछले जन्म का प्रारब्ध भोग रहे हो। तो भैया मतलब क्या करे आदमी, सांस ले भैया के यहाँ सांस पे, छोड़। हाँ, यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है भैया के प्रश्न से। बहुत लोगों से भी बात हुआ है, जैसे बोलते हैं कि अभी समय बहुत कम बचा है विद्या को समझने के लिए। हाँ हाँ तो हाँ। इसके बारे में भैया थोड़ा ऐड कर सकते हैं? करिए ना भैया जी, करिए ना। हाँ भैया, बता सकते हैं। मतलब मुझे लगता है भैया, अगर हम जीवन को सोचते हैं, जीवन के लिए समय कुछ तो पाबंदी नहीं है, वो तो चलता रहेगा। हाँ, हमको बहुत समय के बाद ये आया है, शायद कितना जन्म ऐसे सामान सुविधा और दूसरे बाद में चला गया होगा। अभी क्योंकि वो सब का एक समय पे सेचुरेशन हुआ, इसीलिए हमको ये अभी समझ आ रहा है और पकड़ भी आ रहा है। ये भी एक बात है। तो ठीक है, उसमें जीवन को देखेंगे तो कोई समय नहीं है, शरीर को देखेंगे तो हाँ है। और उसके लिए थोड़ा जैसे जीवन में पूरा ध्यान बना नहीं है, इसलिए थोड़ा भय भी बना रहता है। पूरा अभयता जो है 100% नहीं है। तो इसीलिए ये सब जो द्वंद्व है मन में, ये सब चलता रहता है। अगर जीवन में पूरा ध्यान आ जाएगा तो फिर ये सब में अभयता बना रहेगा। फिर वो समय का जो सोच रहे हैं कि कम समय है, ज्यादा समय है, ऐसा मेरा भी है भैया। तो वो नहीं रहेगा, ऐसा मैं समझ पाया हूँ। मगर हाँ, जीवन में पूरा ध्यान बनेगा तो फिर ये सब नहीं रहेगा और अभेयता भी बना रहेगा। तो फिर समय की जो है वो फिर, हाँ, ये जन्म में जितना मेरे को अनुभव हुआ, फिर जितना भी अभी तो मिल रहा है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है मेरे लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए। और बहुत अच्छा स्थिति बन रहा है। तो आगे और भी बनेगा। ठीक है, ये इस जन्म में, जन्म मतलब शरीर यात्रा में जितना होगा होगा, फिर अगले ये जो अनुभव बना रहेगा वो फिर अगली शरीर यात्रा में जाएगी। तो फिर वहां पे फिर और कुछ करें। तो भैया जोड़ेंगे कि इसको लेके अभेयता और ये सब जो द्वंद्व है मन में, कि और समय कम है, इसके बारे में थोड़ा भैया आप बताएं। जी भैया, ये तो प्रश्न जो है ये सभी के साथ रहता है। क्योंकि ऐसे देखेंगे ना तो इसका जो क्रम है जो बाबा जी ने दिया है, तो जब संविधान पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जिस एज में पढ़ना चाहिए उस एज में हमने विद्या नहीं पढ़ी। मतलब अगर मान लो कोई आदमी, जैसे मैं 28-30 में आया था, तो उस समय तक विद्या का से सूचना सारा आ जाना चाहिए। तो जब गृहस्थ जीवन शुरू होता है तब हम विद्यार्थी में जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अभी की आज की जो है डे है वो, पर जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, जो बच्चा ऐसे ही परिवार में जन्मा है या उसको पहले से ही विद्या मिल गई, तो उसके लिए फिर वो नहीं होगा। तो उसके लिए फिर अलग पूरा रास्ता होगा, हमारे लिए अलग है।
वो मुद्दा फिर इसमें आता है कौन से समय में सबसे उपयुक्त है। तो उसका जवाब तो मुझे यही मिलता है कि जब से बच्चा जन्म होता है गर्भ से ही मुझे लगता है कि उसको ये मिल जाए तो सबसे उपयुक्त है। उसके लिए क्या होगा, तो वो जब गर्भ में होगा तो माता पिता की सम्मति होगी, तभी तो वो हो पाएगा। तो सारे माता पिता तक अगर ये पहुंचता है तो अच्छा है। तो आने वाले बच्चों को कुछ हम लोग मतलब ये जो हमारी जो व्यथा है ना कि हमारे पास समय कम है, उसको टालने के लिए या उसको काटने के लिए उसका एंटीडोट जो है वो यही है कि समय किसके पास ज्यादा है। मान लो हमारे पास कम है, तो उनके पास तो ज्यादा ही है जो बच्चा जन्म हो, तब उसके साथ तो पूरी लाइफ पड़ी है। तो हम जो है वो अपनी बातों को ये जो है ना कि हम लोग स्वार्थ पर परमार्थ की जो बात आती है, और हम लोग ऐसा भी देखें कि हम लोग अल्टीमेटली अचीव क्या करना चाहते हैं, जागृत परंपरा। तो लॉजिकली देखेंगे जागृत परंपरा का मतलब सभी परंपरा में जागृत है। अब हमारे पास समय कम है, मतलब समय किसके लिए कम है, शायद मान लो हमारे पास 20-25 साल बाकी है, तो ये तो हमारी शरीर यात्रा के है, पर हम तो जीवन है। अगर जीवन है तो हम वापिस शरीर नहीं है। और जब वापिस शरीर लेंगे तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे, गर्भ से, और वहां से फिर कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। तो अभी हम ऐसी व्यवस्था तैयार कर देते हैं जिसमें गर्भ से ही बच्चे को ये ज्ञान मिलना शुरू हो गया, तो वो ऐसी बातें सुन रहा है, उसका मतलब लालन पालन भी वैसे हो रहा है। तो ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था में भी जा रहा है जहाँ पर उसको वैसी ही सूचना मिल रही है, और वो जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर उसका आगे का जीना भी वैसा ही तैयार हो रहा है। तो जो हमारे पास समय था वो बढ़ गया। तो हमने अगर हमको अपने सभी ऊर्जा को उसमें लगाया, जैसे हम बोले हम हमारे लिए व्यवस्था तैयार कर, तो हम जब जाएंगे शरीर छोड़ तो नया शरीर लेंगे, तब एक अच्छा माहौल हमारे लिए बना के जाएंगे। तो समय वाला चक्कर कट जाएगा इससे। ये तो इतना ही है कि ये ऐसा ही है कि तू वो ओलंपिक में वो दौड़ते हैं ना, रिले रेस जैसा होता है 400 मीटर, तो उसमें क्या होता है कि वो हाथ में वो बेलन लेके जाता है, फिर थोड़ा दौड़ता है, फिर किसी और को पकड़ाता है, फिर वो इसलिए बाबा जी जो ध्यान दिला रहे हैं वो परंपरा पे दिला रहे हैं। ये व्यक्तिगत या स्वांतः सुखाय का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरा कार्यक्रम जो है वो परंपरा के लिए। इसीलिए शिक्षा है, आचरण है, संविधान है, व्यवस्था है, चारों जगह अगर इसको स्थापित होता है तो हमारे लिए फिर समय कम नहीं, हमारे लिए समय ही समय है। मतलब अभी जितना काम करके जाएंगे आगे जाके हमको ही उपलब्धि मिलेगी। तो बहुत आसान है। इसीलिए समय कम वाला तो मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है जितना समय है उसको ऐसे कार्यक्रम में लगा जाए, मतलब जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा घर जो है उसमें डस्ट नहीं हो तो हमको ही साफ करना पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं आगे वाले समय में जब भी हम वापस आए तब ऐसी व्यवस्था हो, उसके लिए कुछ काम हमको ही करना पड़ेगा। तो हम लोग जी इस जी जी। जितना भी समय है ना, हम अगर कुछ ऐसा करके जाते हैं ताकि आने वाली हाँ पीढ़ियों के लिए कुछ तैयार होता है, तो आगे हमारे हम ही लोग तो आगे वाली पीढ़ी में आएंगे वापस, और कौन आएगा। जी जी भैया। तो इन सब बात से अपने को आराम मिलता है कि समय कम है ऐसा नहीं, समय है, जितना भी समय है उसका सदुपयोग किया जाए ताकि आगे ठीक के लिए और आगे की पीढ़ी आगे। ठीक बात है। धन्यवाद भैया, आप लोग जोड़ देते हैं ना तो वो ठीक लगता है, मतलब वो भूल जाते हैं हम लोग। ये बात को मैं साल भर में एक दो बार और पूछा रहा हूँगा, लेकिन फिर ये सब बात को भूल जाते हैं, स्मृति में बना नहीं रहता। और उसमें से कुछ तो रहता है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा ही भूल गए। लेकिन ये ट्रैफिक वाला उदाहरण और ये बढ़िया बताया आप। वो नियम नियंत्रण संतुलन आपने वहां जोड़ा, वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वो तो हम लोग देखते ही हैं, ट्रैफिक में हरा बत्ती है तो चल देते हैं, लाल बत्ती है तो रुक जाते हैं, और कितनी गाड़ियां रुक जाती है उसको देख के। माने आदमी ही समझेगा इस सबको और समझता भी है। बहुत अच्छा लगा भैया। जी भैया, इसीलिए हमको जो व्यवस्था के नियम है ना, जैसे अभी दर्शन में सामाजिक नियम की बात कर रहे हैं, भौतिक नियम की, प्राकृतिक नियम, तो जो प्राकृतिक नियम है, जैसे हम लोग चाहते हैं कि भाई ताप है, दाब है, ऋतु है, संतुलित रहे। अब जैसे देखिए अभी सबसे बड़ी समस्या जो बाबा जी ने विकल्प में दो समस्याएं बड़ी बताई। एक तो मानव का मानव के साथ संबंध खराब हो गया,
उससे जो है मतलब मानव मानव में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, विश्वास नहीं है। दूसरा जो है धरती बीमार हो गई। तो ये जो हाँ प्रकृति के साथ जो संबंध है उसको हम लोग पहचान नहीं पाए, इसलिए जो प्राकृतिक नियम है, अगर उत्पादन वैसे होता है तो शरीर, क्योंकि हम जो है शरीर भी है और जीवन भी है, दोनों के संयुक्त रूप में है। अगर मान लो प्राकृतिक नियम ठीक नहीं है, हम लोग ठीक से धरती के साथ जो भी करना है वो नहीं कर रहे, अनाप शराब दोहन करे जा रहे कुछ भी, तो उससे शोषण जो होगा उसका प्रभाव हम पे भी तो आएगा। मतलब हम मनमानी तरीकों से अगर उसको जंगल को काट रहे हैं तो उसका प्रभाव आएगा ही। इससे सिंपल है, उससे बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो ड्रॉट होगा, पानी की कमी होगी, उससे फिर जो है पानी की कमी होगी तो पूरा जो ग्रीन लेयर है वो कम होगा, और उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा तो बाढ़ आएगी। मतलब ये सारे ऋतु और संतुलन की जड़ में देखेंगे ना, तो हमारी जो नासमझी है वही है। तो हमारी समझी जो है नासमझी में समझ कैसे आ जाए, तो प्राकृतिक नियम को समझना। उसके बाद सामाजिक नियम को समझेगा तो समाज में जो सबसे बड़े जो डर है, जैसे हम 4 प्रकार के भय की बात करते हैं। धन भय, हमारे धन का भय रहता है। हम लोग ट्रेन में भी जाते हैं तो सामान को वो रस्सी से बांधते हैं। मतलब सबसे बड़ा उदाहरण तो उसका देखेंगे ना, तो आप ट्रेन में जब, मैं तो जब अभी आया टॉयलेट में जाते हैं तो वो मग्गा जो होता है उसको भी वो चेन से बांधे रखते हैं। मतलब अविश्वास की पराकाष्ठा देखिए कि वो मग्गा भी लोग छोड़ते नहीं होंगे, चोरी करते होंगे, तभी तो उसको बांधा है। हाँ मानव जाति यहाँ तक पहुंच गई। और वो हाँ भी हाँ, मतलब एकदम एकदम सच्चाई है। सच्चाई है। वो थर्ड एसी में मैं देख हाँ रहा हूँ, कह रहे इतने में लोग मान रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो आदमी 500 1000 रुपये खर्चा करके आता है वो भी चोरी करेगा क्या? तो ये हमारी ऐसे हंसने वाली बात है, पर ये हमारी सच्चाई भी है। ये हो रहा है हमारे आसपास। तो ये सब ना हो, मतलब स्वधन को कैसे लाए? मतलब ये मेरा नहीं है, इसको मैं नहीं ले सकता, इसकी मेरे अंदर स्वीकृति हो जाए, तो हमको चेन बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे अंदर कैसे आए? ऐसे ही स्व नारी स्व पुरुष। अभी मैं जो बहुत अच्छे दंपति थे उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा आदिवासियों के साथ काम किया और पूरा उनका जीवन उन्होंने बताया। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि हमारी शादी हुई, अब शादी हुई तो दूसरे आदमी को देखना नहीं है। इतनी गहरी स्वीकृति कि एक बार शादी हो गई तो दूसरे किसी को देखना भी नहीं। और अभी तो 2 या 3 या बार डिवोर्स हो रहा है और शादी हो रही है। तो ये मैं कैसे शिफ्ट आया इतना इतना 50 साल में क्या हो गया? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पहले भी सब ठीक था, मैं इतना ही बोल रहा हूँ कुछ तो मानसिकता में परिवर्तन आया। उसका कारण क्या है? उसको हम लोग पहचाने। उसको ठीक कैसे किया जाता है उसको पहचाने। तो हमको धीरे धीरे पता चलेगा सामाजिक नियम कितना जरूरी है। अगर स्वधन नहीं होगा, स्वर्ण ईश्वर पुरुष नहीं होगा, तो समाज में अभी जो चल रहा है उसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। ये नियम ही है जो नियंत्रण कर पाएंगे। और ये नियम को हम लोग बाई फोर्स नहीं ला सकते। मान लो हमने एक कानून बना दिया कि अगर ऐसा किया तो हम लोग जेल कर देंगे, फांसी कर देंगे, तो उससे क्या होगा? उससे लोग बाईपास रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। जैसे ट्रैफिक में भी अभी होता है ना, कि हम लोग सिग्नल तोड़ देते हैं, फिर वो पुलिस वाला होता है उसको 100 500 200 रुपये लेके हम लोग निकल जाते हैं। तो उसके बाईपास या लूप होल्स हमने ढूंढ लिए। तो वो जो नियंत्रण है ना, भय से या प्रलोभन से, उसको हम तोड़ते रहते हैं। हमने भय से नियंत्रित करने की कोशिश की, कानून बनाया, फाइन किया, लोगों ने क्या किया, उसको प्रलोभन से तोड़ दिया। वही पुलिस वालों को कुछ पैसा दिया, निकल गए। तो भय प्रलोभन आस्था से जो है ये नियम टिकेंगे नहीं। नियम जो है सम्मति से, मतलब मुझे स्वीकार है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, ये जो स्वीकृति है ना ये लंबी चलती है। तो इस पे ध्यान देना। दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे स्वच्छता की बात कर रहा हूँ। स्वच्छता हमारे अंदर बहुत सारा पहले से ही, मतलब आप ऐसे देखेंगे तो 5000 साल से यम नियम आसन में शौच की बात की है, स्वच्छता की बात की। और जब हमारा देश आजाद हुआ तभी भी हमारे जो भी थे राष्ट्रपिता उन्होंने स्वच्छता की बात की। पर पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूँ बच्चे जो जा रहे हैं सड़क पे, वो मतलब बच्चे 3 4 साल के बोल रहे हैं ये गीला कचरा है तो इसको यहाँ डालना है, ये सूखा कचरा है तो इसको यहाँ डालना है ब्लू में। अब मैं सोच रहा हूँ कि इतना सारा परिवर्तन कैसे आ गया? तो बाद में पता चला कि उनको स्कूल में और शिक्षा में ये ला रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है। और सुबह 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 उठ के पहला हमको वही सुनाई देता है, स्वच्छ भारत का वादा कर लिया। तो बाय एजुकेशन हमने कितना बदलाव ला दिया। वहीं अगर फाइन लाते हैं कि अगर गलती की तो 500 रुपये का फाइन, ये पहले था ही, और उससे काम नहीं चला। तो ये सब हमारे सामने जिया हुआ है, हमको दिखता है आसपास में
कि ये जो सारे नियम है वो आस्था भय प्रलोभन से नहीं होंगे, समझ से होंगे। और समझ के लिए एक रास्ता है शिक्षा। वो एक सीधा सीधा डायरेक्ट हाईवे है। अगर वहां से जाएंगे ना तो सभी में वो आएगा। और ये सब लोग स्वानुशासित हो, हमको अनुशासित करने के लिए कोई दंड की आवश्यकता नहीं, स्वानुशासन में लोग हैं। तो ये सारा दर्शन उसी की बात कर रहा है कि हर व्यक्ति स्वानुशासित कैसे हो जाए, इस पे पूरी बात। ठीक है। बहुत बढ़िया भैया, इधर तो ध्यान आज पहली बार गया कि समझ और स्वीकृति से ही सब सुख मिलेगा। वो भय प्रलोभन और आस्था, ये तो आप ठीक ही बताया कि मतलब जंप भी करते हैं। अच्छा, बिना ट्रेन में टिकट जा रहे हैं और जेब में पैसा है तो डर नहीं लगता, और पैसा नहीं है तब डर लगता है। तो वही भय प्रलोभन वाला मामला जो है, कानून तो है कि बिना टिकट पकड़े जाने पे जुर्माना होगा, तो पैसा यदि उसके लायक है जेब में कि जुर्माना पटा देंगे तो डर नहीं लगता है, और पैसा नहीं है तो फिर एक डर है। बढ़िया जोड़े भैया जी। भैया जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो मेरा नाम जिगर है और मैं अभी वर्तमान में अहमदाबाद में रहते हैं हम लोग। बाकी जिगर पिछले। हाँ, जिगर जिगर। भाई, आप जिगर भाई नाम है तो आप मुसलमान हैं क्या? नहीं भैया, मैं एक हिंदू परिवार से ही हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब मतलब अच्छा मेरा नाम जिगर जो है यहाँ पे बहुत सामान्य है गुजरात में। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ हाँ। गुजरात हाँ में हाँ। जिगर जो है कॉमन है। अच्छा अच्छा। जिगेर हितेश मैं ऐसे। छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ भैया, संतोष मेरा नाम है। अच्छा अच्छा, जी भैया। रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। रायपुर। ठीक बात है। हाँ। अच्छा, आप हाँ दिनेश भाई। राठौर जी से जुड़े हैं, ऐसा हुआ है? हाँ हाँ, वही भैया जी मेरे से बड़े हैं 10 साल। अच्छा तो एक शिविर में किया था 2019 में। तो 2019 में दिनेश भाई राठौर मिले थे शिविर में। तो अच्छा। वो साप्ताहिक बुलाते थे हम लोग को गोष्ठी करने के लिए, हम्म। और खूब बढ़िया नाश्ता वास्ता कराते थे। उसके बाद हम लोग को पूछते थे हाल चाल। हाल चाल हम लोग बताते थे तो फिर वो याद कराते थे जीवन विद्या को, धीरे 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 धीरे। 2 साल चला, जब कोरोना आया तो बंद हो गया वो। अच्छा हम लोग का अच्छा। जो 19 में, हाँ 19 मार्च में हम लोग किए थे, और मार्च 20 में ही बंद हो गया, कोई लंबा नहीं चला वो। कोरोना तो मार्च 20 में आ गया था। हम्म। ठीक बात है। तो दिनेश भाई हाँ। राठौर जी जो हैं, उनका होटल का व्यवसाय है और बहुत बढ़िया। भैया जी हमारे अभी करीब करीब 72 73 साल के हैं। वो बाबा जी से जुड़े रहे, अमरकंटक गए, खूब विद्या उद्या समझे, और उन्होंने धीरे 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 समझाया। वही भैया, मतलब जैसे ये गोष्ठियों में आने का इतना फायदा है कि बहुत ज्यादा विस्मृत नहीं होता है। रात को 8 बजे जाएंगे तो वहां नितिन भैया मिलेंगे, उमा दीदी मिलेगी, तो ऐसा करके मतलब थोड़ा रिफ्रेश होते रहते हैं। जी भैया। जी तो भैया, आप बहुत बड़ी बढ़िया है ये तो। मतलब आप जिस तरह से कर रहे हैं तो मुझे तो ये बहुत ये उत्साहवर्धक ही लगता है। आप जो मतलब ऐसा मन में जो है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप में कि समय कम है या किस एज में कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे। महत्वपूर्ण ये हाँ है कि हाँ। कर रहे हैं हम लोग। जी भैया, जी तो बस भैया। मेरा परिचय में इतना ही है भैया कि मैं जिगर दो भाई दो हैं हजार आप, हाँ, मेरा अहमदाबाद में नाम जिगर रहते है, हैं। अहमदाबाद में रहते हैं। मेरे परिवार हाँ में हाँ। मेरे श्रीमती है और हाँ हाँ। अदिति उनका नाम है। और हम्म। मेरा हमारे सुपुत्र है एक, वो अभी 4 साल के होंगे। और पिताजी है। हम इतने लोग हैं अभी। हाँ हाँ, बढ़िया है। वो तो सोम भैया के इंजीनियरिंग पढ़ के इसमें पूरा लगे। हाँ। सोम भैया का शिविर हम लोग सुने, और सोम भैया का शिविर सुन के इसमें हमको
विश्वास हुआ कि बहुत पढ़े लिखे लोग लगे हुए हैं। हमारे वो क्या नाम है वो, सुरेंद्र पाल भैया जी। सुरेंद्र पाल भैया जी भी बहुत पढ़े हैं और बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो आशा की किरण तो है, और देखिए बहुत बढ़िया ही होगा। बढ़िया है। जी भैया। हाँ भैया, हाँ भैया। रोकिएगा, मैं बोलने में बहुत बोल देता हूँ, मेरे को बोलने में नियंत्रण नहीं है। नहीं इसका भैया कुछ ठीक है नियम ना। बना दीजिए। हाँ, नहीं नियम ठीक बना है। दीजिएगा। विजय आप भैया, आप लोग भी अपना परिचय शब्द दे देंगे तो। हाँ हाँ। हाँ भैया, मैं तो आपको बताया था, विवेक जो आपके साथ जुड़ा रहता है, बड़ौदा में इंजीनियरिंग कॉलेज में भी करता है और जुड़ता रहता है शिविरों में, उससे मेरे को मिला ये। मैं उससे पहले 10 साल बहुत समय लगाया हूँ, तो खोज में कि कुछ खोज नहीं था, ऐसे ही मतलब जो भी कर रहा था एकदम तृप्ति नहीं हो रहा था कुछ भी। मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, जॉब में तो लग गया, पैसों की कमी था वो भी हो रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत कमी है, कंपैरिजन भी बहुत नहीं था मेरा, जो था परिवार के लिए जो करना था उतना होने से मेरा ठीक था। मगर फिर भी घूमने का शौक था कि इधर घूम लूँ, उधर घूम लूँ, योगासन थोड़ा कर लूँ, सब थोड़ा थोड़ा था। और सोच रहा था कि सब कुछ होने के बाद भी लग रहा था कि तो हो नहीं रहा है, बहुत बढ़िया नहीं हो रहा है, कुछ तो खालीपन था। फिर मैं योगा में गया, मेडिटेशन में गया, वेदांत फिर किया, मतलब 4 साल इधर उधर गया, सुना मगर समझ नहीं पाया बहुत। बढ़िया स्टूडेंट नहीं हूँ शायद, इसलिए समझ नहीं पाया। फिर और भी कुछ सुन रहा था, फिर वो बुद्धिज्म सुना, जैनिज्म, गुजरात आने के बाद फिर देखा कि ये जैनिज्म क्या है, थोड़ा देखते हैं। फिर मगर कहीं पे कुछ एकदम मन भर नहीं रहा था, क्योंकि सामने वाला जो है उसका जो आचरण, थोड़ा सा एक्शंस की कमी हो जाती है तो वो कट जाता था। मतलब अभी पता चल रहा है कि मैं क्यों कटता था वहां से। सामने वाला का आचरण व्यवहार एकदम बहुत बढ़िया नहीं होता था, तो उससे कुछ सुनना भी वो एक्सेप्टेंस नहीं बनता था। तो वो भी एक है। और खुद के लिए खोज था, खोजते खोजते फिर मैं एक परिचय शिविर सुना, वो निकोरा वाला। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगा कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ स्टार्ट टू एंड, जो कि अशांति है मन में, परिवार में, वो कैसे ये आदमी ऐसे बात कर सकता है खुल के। तो हम लोग थोड़ा, मैं तो और हमारे कुछ दोस्त लोग पहले से ही थोड़ा मतलब नास्तिक भाव वाले हैं, मतलब पूरा नास्तिक नहीं, पर हर चीज में पूछते थे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुम लोग घर में तो इतना कुछ कर रहे हो, पूजा पाठ, मगर दिखता तो नहीं है। वो फिर झगड़ा झगड़ी होता है, शांति तो नहीं हो रहा है। अगर मंदिर में जाते हो सब कुछ है, रामायण हम भी जानते हैं, आप भी करते हो, मगर रामायण जैसा घर में तो चलता नहीं। तो ये सबसे बहुत प्रश्न बना रहता था, मगर पूछ नहीं पाते थे क्योंकि समाज का डर भी था, कहीं पे खुला बोल देते थे तो डर भी लगता था, डांट तो पड़ता था ही, मगर प्रश्न बनता था। मगर ये एक मंच है जहाँ पे देखा कि बहुत बढ़िया से हमारे जो प्रश्न थे वो सब बहुत बढ़िया से चर्चा हो रहा है। और फिर बहुत बाबा जी के बारे में पहले सुना था, मगर उनका सुना नहीं था, हार्ड लगता था बाबा जी का। फिर जब अब अध्ययन पठन शुरू हुआ, तभी बाबा जी का धीरे धीरे अभी बहुत सहज लग रहा है परिचय, जीवन विद्या का परिचय किताब। अभी हम लोग वो संडे वाले किताबों का पठन कर रहे हैं, सुरेंद्र पाल भैया, BR भैया और योगेश भैया अहमदाबाद से। तो कंटिन्यूअसली होने से अभी लग रहा है कि बाबा जी जो बोल रहे हैं, कुल मिला के सब मिला के एकदम सहअस्तित्व वाले बोल रहे हैं, और सहज वाली चीज बोल रहे हैं। हाँ, पूरा रख नहीं पाते हैं मगर ध्यान तो बना रहता है। हाँ, कभी कभी हट जाता है भाई भैया जैसे बोले कि फिर मगर कभी बैठते हैं ठीक से तो अच्छा अच्छा, ये गलती तो हो गया। ये अभी ये ध्यान जो है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो रहा है। तो इससे क्या है, बहुत अच्छा स्थिति बन रहा है, थकान नहीं हो रहा है, मैं वो देख रहा हूँ। मेडिटेशन भी नहीं करना पड़ रहा है, इसी से ही मेडिटेशन हो जाता है, मनन से। और बहुत अच्छा स्थिति है, परिवार में भी अच्छा है। पहले तो दोष देते थे कि चारों तरफ जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं ठीक नहीं। तो अभी बहुत बढ़िया स्थिति है भैया। बहुत बढ़िया से नहीं रख पाते हैं, मगर समझ तो आ जाता है अभी जो बता रहे हैं बाबा जी,
वो पकड़ में आ रहा है। सहअस्तित्व को समझने के लिए तो 2 साल लग गया। पहले हम लोग देखे हैं यूट्यूब वगैरह में को एग्जिस्टेंस ये सब, मगर कोई पहले ऐसे वेदांत में बोलिए कहीं पे भी जब वो एग्जिस्टेंस के हिसाब से नहीं रखा है इसको। सहअस्तित्व होने से ही हम तृप्त हो पाएंगे। वो फिर हम लोग मशीनों में देखते हैं, कंप्यूटर में देखते हैं, वो कोई भी पार्ट अगर ठीक नहीं हुआ तो बाकी सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये सहअस्तित्व वाला चीज पकड़ में आया और धीरे धीरे ध्यान पूरा बना नहीं है भैया, 100% तो हुआ नहीं, मगर हो रहा है। और जितना भी हो रहा है उससे काफी मतलब उत्साह बना रहता है। और ऐसा वो साक्षात्कार, वो अनुभव, वो मैं रखा हूँ शायद, और 1-2 जन्म लग जाए तो कोई बात नहीं। मगर जो भी हो रहा है मेरे लिए और परिवार के लिए, आसपास के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। मतलब उत्साह बना रहता है और अच्छा भी लगता है। और क्या है, जुड़े रहना पड़ेगा भैया। मैं पहले जुड़ नहीं पा मतलब लग रहा था कि कैसे जुड़ूं, मतलब कैसे करूं, इतना बड़ा दर्शन के बुक बुक तो ले आया। ये बुक को देख के ही डर लगता, दर्शन के नाम से ही पहले डरते थे। तो धीरे धीरे सुनना, थोड़ा अभ्यास किया, सुनने के बाद और क्लैरिटी बना, फिर बुक के तरफ गए। तो ग्रुप में हमारा बुक का पठन हो जाता है। खुद थोड़ा कम पढ़ पाते हैं, मगर ग्रुप में जितना होता है तो वो बढ़िया हो जाता है, तो काफी क्लैरिटी बना। और भैया ने भी जो संकलन किया है, इसी जो अभी जो उनका शिविर चल रहा है, मध्य श्री राम दर्शन भाई। एक अवलोकन, भैया ने सब किताबों से लिया है। और सहअस्तित्ववाद एक परिचय, सब किताबों के ही अलाइनमेंट है। भैया श्री राम भैया जो बोलते हैं कि बार बार वो बाबा जी को ही सुनना पड़ेगा। तो दो हमारा चैनल हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा जुड़ा रहना चाहा, तो इसलिए भैया को पूछ के कुछ काम भी लिया। और 3 साल 2 साल से कर रहा हूँ। कंटिन्यूअसली नहीं हो पा रहा है, मगर जुड़ के कर रहा हूँ। हम लोग 4-5 लोग कर रहे हैं भैया के साथ। यूट्यूब चैनल काफी तैयार है अभी। तो इससे क्या है, मेरा जुड़ाव बना रहता है। रात में 1 घंटा आधा घंटा बैठ लेता हूँ। और सुबह तो हम लोग 2.5 साल से कर रहे हैं वो, ये जो पठन और चर्चा कर रहे हैं, इसमें आनंद भैया और बाकी कभी कभी कोई भैया आ जाते हैं बताने के लिए। तो काफी अच्छा चल रहा है अभी। बहुत बढ़िया भैया। जुड़े रहना पड़ेगा भैया, ऐसा मुझे तो। हाँ, ये ठीक है भैया, बहुत इतना ही अच्छा बताऊँ। निष्कर्ष निकाला भैया आपने। जुड़े रहना पड़ेगा, ये तो है ही। फिर जितना लंबा जुड़ा रहेंगे अभी कुछ रिजल्ट दिखेगा। और नितिन भैया आपका परिचय। हाँ भैया, मैं मुंबई में रहता हूँ। 3 साल पहले जीवन विद्या से परिचय हो गया। मेरे एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। तब से अभी थोड़ा अध्ययन चल रहा है, पठन ही चल रहा है अभी बेसिकली। बुक्स का पठन रेगुलर चल रहा है। मॉर्निंग क्लास या इवनिंग क्लास में जब भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता है सुन लेते हैं। जॉब की व्यस्तता के वजह से ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं, या ज़्यादा अभी इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मगर इच्छा तो बहुत है और कोशिश चल रही है अभी। ठीक गुजरात में बात है भैया। विसनगर में आपसे एक बार मुलाकात भी हुई थी भैया। आप आए थे एक दिन, जो समर डायमंड का प्रोग्राम था शायद, भैया उसमें। मैं नहीं गया कभी वहाँ पे, अभी मैं जाऊंगा कभी। अभी तक तो नहीं गया। नहीं, ये यहाँ पे एक ये आया था ना, H3 स्कूल में ये हुआ था ना, अध्ययन बिंदु। हाँ, S3 और में मैं आया था। H3 में तब एक दिन, एक दो दिन आप आके गए थे। हाँ हाँ, महेंद्र भैया ले रहे तब मैं आया था। महेंद्र भैया ले रहे थे तब, उस वक्त तब मैं आया उसमें मैं था। वहाँ में था उस वक्त। तब आपसे अच्छा। मुलाकात हुई थी। आप पूरा ठीक बात फैमिली है के भैया। साथ गए थे आप वहाँ। हाँ हाँ, बराबर था। तो लगे हैं भैया, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं अभी। पकड़ इतना नहीं बना है तो शांत रहते हैं अभी थोड़ा सा। देखते, सुन ही रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया भैया। नितिन भैया की एक बात है कि कंटिन्यूअसली अटेंड करते हैं, सुनते रहते हैं, वो भी भैया बड़ी बात है। मेरा तो नहीं, मैं उतना भी वही कोशिश पेशेंस नहीं करता है। हूँ। बाकी अभी बहुत सारी चीजें अभी ठीक लगती तो ठीक है, समझ में भी आ रही है, मगर जो इम्प्लीमेंटेशन में जैसे सबके साथ इश्यू है। एक तो फैमिली में अभी तक वो सेट नहीं कर पाए हैं। दूसरा है कि बिहेवियर में सारी चीजें
ला पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जिस तरह का जॉब है और जिस कॉम्पिटिटिव इसमें भागदौड़ चल रही है, उसमें जब कोशिश करने जाते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं तो अटकाव रहता ही है। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा ये किया है कि अभी पूरा सब पठन एक बार, पूरी पुस्तक एक बार पठन हो गए हैं, वापस दूसरी बार अभी चालू किया है। थोड़ा सा समझ लें, फिर कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में फिर देखते रहेंगे धीरे धीरे, जितना हो सके उतना कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया। इसमें तो मुझे तो एक ही बात समझ में आई कि जैसे दर्शन में तीन बात बोल रहे हैं, तीन गतियों की बात, सम विषम और मध्यस्थ। तो उसको तो मैंने ऐसे ही अपनाया है। कोई भी बात को शुरू करना या न सम आसान है, कोई भी बात को खत्म करना उससे भी आसान है। हम्म। सबसे मुश्किल बात है बनाए रखना मध्यस्थ। और वैसे मैं संबंधों में देखता हूँ, कोई भी नया संबंध बनाते हैं, बनाने में बहुत टाइम नहीं जाता, तो तोड़ने में उससे भी कम टाइम जाता है। पर सबसे ज्यादा जो जाता है ऊर्जा, वो उसको निभाने में जाता है। तो इसीलिए निभाना, जुड़े रहना, यही सबसे कठिन काम ऐसा होता है। बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो आपका सबका मुझे सुन के अच्छा ये लगा कि आप सब लोग जुड़े हुए हो, लगे हुए हो, समझ में आएगा। ये जो है ना, ये लंबा समय तो क्या रहेगा ना, तभी हमारे साथ कुछ चीजें समझ में आएगी। और ये जो, जिसको हम अधीरता बोलते हैं, धीरता का जो अपोजिट है, यही सारी चीजें है जो हमको अध्ययन में आगे बढ़ने से रोकती है। नहीं भाई, अब खुद के जीवन में तो बहुत फर्क समझ में आ जाता है। यानी शांति बहुत हो गई है, अभी ज्यादा विचलित नहीं होते, दूसरों की गलतियां अभी दिखना कम हो गई है। ये समझ में आता है कि हर कोई अपने समझ के हिसाब से कार्य कर ही रहा है, और सही समझ के ही कर रहा है, कोई गलत समझ के नहीं कर रहा है। तो ये सब धीरे धीरे अभी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक बात है भैया। भैया एक चीज मेरे लिए मैंने देखा, 2 साल के बाद भी लग रहा था कि कुछ होगा कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। फिर खुद का स्वनिरीक्षण करता था तो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ कुछ हुआ है, मगर परिवार में पूरा स्वीकृति नहीं बन पा रहा था। मगर एक एक, एक दिन देखा मैं इस साल 2023 में, एक एक दिन एकदम तुरंत वो स्वीकृति बन गया और वो अच्छा भी हो गया, नेक्स्ट डे से एकदम बढ़िया हो गया। ये कैसे हुआ पता नहीं, मगर एकदम तुरंत हुआ। मुझे लगता है क्योंकि जुड़ा रहा मैं, सबका सुना, सब लोग जो शेयर कर रहे हैं, मैं भी सोचता रहा कि कैसे उसको ठीक करूं, कहाँ कहाँ गलतियां हो रहा है। वो गलतियों को जब मैं देख पाया तो और भय भी था, परिवार ऐसे खर्चा वर्चा कर रहा है जो भी कोई कंट्रोल नहीं है। फिर उससे भी अभयता पाना था, बहुत चर्चा भी किया और ये भाई बाकी दोस्तों से। फिर काफी अभी जो स्थिति है काफी बढ़िया है, मुझे बहुत आराम है। हाँ बीच बीच में आ जाता है भय वाला स्थिति, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही ग्राफ में चल रहा है, से ऊपर नीचे होता है। मगर काफी, मगर ये चीज पहले तो बहुत ही खराब था स्थिति, अभी बहुत बढ़िया स्थिति, आगे और भी बढ़िया होगा ऐसा लगता है। मुझे लगता है जुड़ा रहा इसीलिए सबके साथ। संडे को डेली हमारा पठन और चर्चा होता है, तो उससे ध्यान बना रहता है, और सब लोग भी कुछ जोड़ देते हैं तो खुद के लिए बहुत उपकार हो जाता है। ठीक है भाई। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है अभी भैया, और किसी को, हाँ। कोई प्रश्न नहीं हुआ है तो हम लोग, प्रश्न है तो उसको कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसको क्लोज करते हैं। और भी भैया काफी जुड़ते हैं इसमें, अभी शायद ये हफ्ते में कुछ डिस्टरबेंस हो गया, पता भी नहीं होगा शायद, कुछ लोग अभी उधर गए हैं छुट्टी में, मगर बाकी लोग भी जुड़ते हैं जो लोग नहीं गए हैं, अश्विनी हाँ भैया, भैया, नंद दीदी, कल बाकी कल शायद। जुड़े थे कुछ एक दो लोग। हम्म, शायद कुछ व्यस्त तो हो गए। ठीक है भैया, कुछ ठीक है प्रश्न भैया, भैया तो रखते हैं रेडी करके कुछ हाँ, और। तो अगले शनिवार को हम लोग मिलेंगे 3:30 बजे, 13 तारीख। ठीक है भैया। सॉरी, 20 तारीख आएगी अब। हाँ ठीक है भैया, मैं ग्रुप में भी लिख दूंगा। बीस बढ़िया। तारीख में।
ठीक है, सभी को ठीक है भैया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया, नमस्कार। 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 नमस्कार, धन्यवाद भैया। नमस्ते भैया, सभी को धन्यवाद। हरि हरि।